लेकिन जो हार जाए वो मोदी कहां। कोरोना से लेकर किसान आंदोलन तक 2021 में मोदी के सामने ऐसे हजारों सवाल थे जिनका जवाब देना जरूरी था और मोदी ने यही किया भी। मुश्किल वक्त में कोरोना मैनेजमेंट से लाखों जान बचाई, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया, न सिर्फ देश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई, दूसरे देशों को भी वैक्सीन दी, सरहद पर देश की सेना को नए हथियारों के साथ और ताकतवर किया, एक साथ चीन और पाकिस्तान की चालाकियों का जवाब दिया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझते देश को राहत तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि रिमोट बटन दबाकर विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। कोरोना को लेकर मोदी चिंतित थे तो वैक्सीन को लेकर आश्वस्त, क्योंकि मोदी खुद इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तमाम वैक्सीन कंपनियों के साथ न सिर्फ मोदी खुद मीटिंग करते थे, बल्कि उनकी लैब्स और फैक्ट्री में जाकर खुद निरीक्षण भी कर चुके थे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर, फिर बुजुर्ग और फिर जवान। भारत सरकार ने अलग अलग चरणों में जिस तरह से इस वैक्सीनेशन महाअभियान से देश की जनता को जोड़ा, वो कोई आसान काम नहीं था। कोरोना की दूसरी वेव ने जब दस्तक दी तो देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर सवाल उठने शुरू हुए। इस बार सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की थी वो थी ऑक्सीजन सप्लाई। राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा तो दबाव आना लाजमी था, लेकिन मोदी ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। पहले भारत में एक दिन में 900 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था, लेकिन डिमांड बढ़ते ही भारत ने इसका प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। साल के मध्य तक भारत ने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन कोरोना फिर भी जाने को तैयार नहीं था। कभी डेल्टा तो कभी ओमिक्रॉन, अलग अलग वेरिएंट्स की शक्ल में कोरोना लगातार डरा रहा है। ऐसे में सवाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी उठा। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन बनाने की घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन यह वैक्सीन कब से लगेगी, इस पर अब भी कयास लगाए जा रहे थे। साल खत्म होते होते प्रधानमंत्री ने इन सवालों का जवाब भी मजबूती से सामने रख दिया। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगाने का भी ऐलान कर दिया। भारत की छवि हमेशा से ही मुसीबत में दूसरे देशों की मदद करने वाले देश की रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना काल में इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। अपने देश में तो उन्होंने वैक्सीन अभियान को पंख दिए ही, साथ ही साथ दुनिया भर के 97 देशों को वैक्सीन भेजकर मदद पहुंचाई। मोदी के इस कदम की दुनिया भर में तारीफ हुई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत के इस कदम की जमकर तारीफ की।
I know that in India there is a production, a very high level of production, both of Indian developed vaccines, and I think there is a perspective, very important perspective of also others, and we are in contact with Indian institutions. साल 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियों भरा रहा और इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा कोरोना काल हम सब ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों का नतीजा ये रहा कि पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना काल का सामना किया। देश भर में 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने वाला कोई नहीं रहा। सड़क से लेकर संसद और देश से लेकर विदेश तक नरेंद्र मोदी हर जगह छाए रहे। कोरोना काल में देश की जनता का हौसला बढ़ाना हो, सरहद पर जवानों में जोश भरना हो या छात्रों के मन से परीक्षाओं का डर कम करना हो, नरेंद्र मोदी हर जगह मौजूद रहे। खासतौर पर कोरोना संकट के दौरान मोदी लगातार जनता से संवाद करते रहे। विपक्ष ने इस बार भी संसद के काम में हजारों रोड़े अटकाए, सरकार के हर अहम बिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत सरकार ने अपना काम जारी रखा। मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए लोकतंत्र का पाठ भी पढ़ाया। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। नरेंद्र मोदी देश को सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ा रहे हैं और साल 2021 में भी पूरा विपक्ष मोदी के सामने बेबस नजर आया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार से लेकर तमाम विरोधी नेता मोदी के खिलाफ सुबह शाम सोशल मीडिया पर सिर्फ बयानबाजी ही करते रहे और मोदी काम करके सबको जवाब देते रहे। ममता बनर्जी ने बंगाल जीता तो विपक्ष को उनमें उम्मीद दिखी, लेकिन ममता भी विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट नहीं कर पाई। कुल मिलाकर मोदी को टक्कर देता हुआ अभी कोई नेता मैदान में नहीं दिख रहा है। हर बार की तरह साल 2021 में भी मोदी को घेरने की पूरी कोशिश की गई। कभी ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखा, तो कभी संसद में हंगामे के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी झुकने वालों में से कहां। ऐसे में विपक्ष के हंगामे को नाकाम करते हुए वो आगे बढ़ते गए और अपना काम को जारी रखा और नतीजा ये निकला कि संसद में कई नए बिल पेश हुए, कई नई योजनाएं लागू हुई। 2021 का साल प्रधानमंत्री के एक और मजबूत कदम के तौर पर जाना जाएगा। अपने संसदीय क्षेत्र काशी में विकास कार्यों की मोदी ने ऐसी झड़ी लगाई कि शहर की काया ही पलट गई। मोदी ने काशी के मूलभूत ढांचे में कमाल के परिवर्तन किए। पीएम मोदी साल 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। नौशेरा के शेरों का हौसला बढ़ाते हुए पीएम ने उन्हें मां भारती के सुरक्षा कवच कहा। जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। भारत की आजादी को लेकर देश की वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का यह अभियान दांडी मार्च की वर्षगांठ पर शुरू किया गया, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस दौरान मोदी ने देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों को याद रखने को कहा। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव यानी
आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। 2021 का साल किसानों को लेकर भी याद किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए लाए गए कृषि कानूनों पर किसान एकमत नहीं हुए और देश भर में धरने पर बैठ गए। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को किसानों से चर्चा का जिम्मा दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 2021 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आलम यह रहा कि उनके नाम पर अहमदाबाद में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। पीएम के नाम पर बने इस स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस स्टेडियम में एक साथ 1,30,000 लोग मैच देख सकते हैं। एक राजनीतिक पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो अपने जीवन को ऐसे जीने का प्रयास करते हैं जैसे वो चाकू की धार पर चलते हों। वो जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं और उनका ये जुड़ाव जनता के साथ उनकी हर जनसभा और हर रैली में देखने को मिलता है। मोदी मोदी के नारों के साथ हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के दिल में बसते हैं। वर्ल्ड लीडर्स से मोदी की दोस्ती और कूटनीति का डंका उनके शासन के 7वें साल में भी जारी रहा। सितंबर के महीने में मोदी अमेरिका पहुंचे तो आशंकाएं और आशाएं दोनों साथ थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी पहली मुलाकात तय थी, लेकिन बाइडेन भारत के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं यह भी जानना जरूरी था। शानदार स्वागत के बीच मोदी पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले, जिनसे भारतीय मूल का होने के कारण उनकी खूब बातचीत हुई। दोनों ने मिलकर न केवल भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया, बल्कि पीएम मोदी ने उन्हें भारत आमंत्रित भी किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस में उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। यही नहीं, उन्होंने मोदी की जमकर तारीफ भी की और दोनों देशों ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया और यहां पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद के पनाहगार देशों को कड़ी चेतावनी दी। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो।
अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ पहले क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। चारों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी के अलावा आपसी हितों से जुड़े अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भी मोदी का जलवा बरकरार रहा। मोदी ने सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत दुनिया के सभी बड़े नेताओं से बेहद गर्मजोशी से मुलाकात की। यही नहीं, मोदी इस दौरे पर वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मिले और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। देश ही नहीं, दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अमेरिका का दौरा रहा हो या फिर रोम का G20 सम्मेलन रहा हो या फिर COP26 सम्मेलन, हर बार बेबाकी से हर मंच से वो अपनी बात रखते आए हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की भावनाओं को व्यक्त करना हो या फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से मुंहतोड़ जवाब देना हो, हर बार बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। और कोरोना काल की बात करें या फिर जलवायु परिवर्तन पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात दुनिया के सामने व्यक्त की, उसका नतीजा ये रहा कि उनको अब एक ग्लोबल लीडर की छवि मिल गई है और साथ साथ उनके इस बढ़ते कद की तस्दीक तमाम सर्वे में भी देखने को मिलती है। मोदी का जलवा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कायम है। इसकी तस्दीक सितंबर में जारी ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग्स ने भी कर दी। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी इस रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग 70% है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी ज्यादा है। इसी साल मई के महीने में मोदी की रेटिंग 63% थी। लेकिन कोरोना की दूसरी वेव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के उठाए कदमों की विश्व स्तर पर वाहवाही हुई, जिसका असर यह हुआ कि अगस्त तक आते आते मोदी की रेटिंग्स में 7% का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मोदी दुनिया भर के नेताओं में टॉप पर पहुंच गए। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डेटा एनालिस्ट कंपनी YouGov के सर्वे में भी मोदी का डंका जमकर बजा। इस सर्वे में मोदी को दुनिया का 8वें नंबर का सबसे चहेता व्यक्ति घोषित किया गया। मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप फ्रांसिस भी इस सूची में मोदी से काफी पीछे हैं। यही नहीं, करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी इस सूची में मोदी से पीछे हैं। जबकि दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में से एक जैक मा और वॉरेन बफेट भी मोदी को पछाड़ पाने में नाकाम रहे। दुनिया भर में मोदी की लोकप्रियता का असर यह है कि टाइम मैगजीन में मोदी को 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। 2021 की ही तरह 2022 भी मोदी के लिए चुनौतियां लेकर आया है, जिसके लिए मोदी भी तैयारियों में जुटे हैं। मोदी के लिए 2022 की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटने की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने और तीसरी लहर की आशंका से लोगों में खलबली है। चुनावी राजनीति के लिए भी यह अहम साल है। उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों पर असर डालेंगे। कोरोना काल में झटका खाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर है, लेकिन आर्थिक सुधारों के इस दौर को जारी रखना भी अहम चुनौती साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी अहम सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवाद, सीमाओं के अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों से दो चार होंगे। जब जब देश पर संकट आया है, मोदी हर बार सामने से लड़ते हुए नजर आए हैं। विपरीत परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ लेने की मोदी की कला ने उन्हें हर देशवासी के मन में जगह दिलवाई है। पक्ष हो या विपक्ष, मोदी के मुरीद हर जगह पर हैं। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके जज्बे को सलाम करते हैं। यही वजह है जो दूसरों से मोदी को अलग बनाती है।